पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग 12th क्लास का भी सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों ने और बाकी वीडियोस में देखा होगा कि देव सर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। आज हम इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट का चैप्टर है जिसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक, ये चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जी। तो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब सबसे पहले देखिएगा कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब क्या है। केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या चीज़, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी कि अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, इनके बारे में, ठीक है। ये जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले ये जो सॉल्ट्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है साधारण लवण जिनको सिंपल सॉल्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिंपल सॉल्ट्स, ठीक। दूसरा है द्विक लवण, द्विक लवण जिनको डबल सॉल्ट्स कहा जाता है। और तीसरा है संकुल यौगिक, संकुल यौगिक जिनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और साथ ही साथ एक और नाम है इनका, वो नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनके नाम है, ठीक। तो 3 तरह के सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से, साधारण लवण, द्विक लवण और संकुल यौगिक। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण लवणों के बारे में। किन के बारे में, साधारण लवणों के बारे में। अब देखिएगा ये साधारण लवण क्या होते हैं। तो आपको पता है जो लवण होते हैं वो अम्ल और क्षारों को आपस में मिलाने से बनते हैं, ठीक है। अब ये साधारण लवण क्या होगा, इनकी खास बात क्या है। नंबर 1 कि इनमें एक धनायन व एक ऋणायन उपस्थित होता है। एक धनायन व एक ऋणायन उपस्थित होता है। इन सॉल्ट्स में क्या होता है, एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, ठीक। दूसरा, जब इन सॉल्ट्स को हम पानी में घोलते हैं यानी इनका जलीय विलयन बनाते हैं, तो ये जो लवण होंगे वो अपने जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। क्या होता है, आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि जलीय विलयन में ये लवण अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिएगा NaCl, KCl, NaNO3, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देख पा रहे हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में एक धनायन है, कौन सा, Na प्लस, और एक ही क्या है, ऋणायन है, Cl माइनस। K प्लस धनायन है, Cl माइनस ऋणायन है, यहाँ Na प्लस धनायन है और NO3 माइनस ऋणायन है। जैसे ही आप इनको पानी में घोलेंगे, इनका जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, यानी Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो जलीय विलयन में ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट्स के बारे में। द्विक लवण या डबल सॉल्ट्स, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लवण होते हैं
दो साधारण लवणों को इक्विमोलर अनुपात में मिलाने से बनते हैं। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो दो साधारण लवणों को इक्विमोलर का मतलब बराबर इनकी मात्रा होनी चाहिए, दोनों के जो मोल्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इक्विमोलर अनुपात में मिलाने से बनते हैं। ये तो हो गया पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, एक खास बात है इनमें, जैसे सिंपल सॉल्ट्स में हमने पढ़ा कि उनमें एक धनायन और एक ऋणायन होता था, जबकि इनमें क्या होता है, इनमें दो धनायन व एक ऋणायन होता है, दो धनायन व एक ऋणायन होता है, ठीक। और तीसरा है कि ये जो लवण है ये भी जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि these compounds also dissociate into their component ions when dissolved in their aqueous solutions। जब इनको पानी में घोला जाता है, इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, तब ये भी अपने आयनों में डिसोल्व हो जाएंगे, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि इनमें दो धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल है जिसका नाम है कार्नेलाइट, ठीक है। क्या नाम है? कार्नेलाइट। अब ये कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, KCl Mgcl2.6H2O, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम पोटास फिटकरी या जिसको पोटास एलम बोलते हैं, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। या फिर एक और सॉल्ट है जिसको मोर लवण बोलते हैं और नाम होता है इसका फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या नाम होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ठीक है। तो ये हमने कुछ डबल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल देखे हैं। एक बार चेक करते हैं, देखिएगा क्या इसमें इन कंपाउंड्स में दो धनायन और एक ऋणायन है। तो आप पहले वाले इस कंपाउंड में देखिए K+ ये धनायन है और साथ ही साथ Mg+2 ये भी धनायन है, तो दो धनायन हो गए, जबकि ऋणायन क्या, सिर्फ क्लोराइड आयन, ठीक है, एक ही ऋणायन है। इसमें देखिएगा एक तो पोटेशियम है और एक एल्यूमिनियम है, ये दोनों क्या है, धनायन है, जबकि सिर्फ SO4 ही क्या है, ऋणायन है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम मोर लवण को देखते हैं तो इसमें Fe धनायन है, NH4 भी धनायन है और ऋणायन में सिर्फ आपको एक ही ऋणायन मिलेगा और वो है SO4 यानी कि सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई द्विक लवण या डबल सॉल्ट्स की। अब हम बात करेंगे जो हमारी तीसरी कैटेगरी है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके बारे में। तो समझिएगा आप लोग कि जो संकुल यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, संकुल यौगिक, जिनका दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी रखा गया है, ठीक। अब सबसे पहले देखिएगा, अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, किसके, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दें, अमोनिया मिला दें, ये मैंने लिखा 4NH3, ठीक है, अमोनिया मिला दें तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम फेरोसाइनाइड के विलयन में थोड़ा सा क्या मिला दें, पोटेशियम साइनाइड, क्या मिला दें, पोटेशियम साइनाइड मिला दें, तो एक नया कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा K4FeCN का होल 6, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, एक बार देखते हैं, समझाता हूं मैं आप लोगों को। जब कॉपर सल्फेट में हमने अमोनिया मिलाई तो ये वाला कंपाउंड बना,
CuNH3 का होल 4 SO4। यहाँ मैंने इस CuNH3 का होल 4 इसको तो एक बड़े ब्रैकेट में लिखा है, जबकि SO4 को बाहर लिखा है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर इस पोटेशियम को बाहर लिखा और इसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, इस ब्रैकेट का एक खास महत्व है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब देखिएगा, जब इस कंपाउंड को जलीय विलयन में घोला गया, यानी कि पानी में जब इसको डिसॉल्व किया गया, तो यहाँ पर आपको इन कॉपर आयनों का ये जो कंपाउंड है कॉपर आयनों का टेस्ट नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर ये कॉपर आयन आपको अलग से नहीं मिलेंगे। ठीक है, कॉपर आयन अलग से नहीं मिलेंगे। सेम उसी प्रकार ये वाला जो कंपाउंड है ये भी आपको Fe या फिर Cn आयनों का अलग से टेस्ट नहीं देगा, बल्कि ये जो कंपाउंड है ये CuNH3 का होल 4+2 इस आयन का ही टेस्ट देगा। और ये वाला जो कंपाउंड है ये इसका, ठीक है, इस आयन का FeCN का होल 6 इस आयन का टेस्ट देगा। Fe और Cn आयनों का अलग से सेपरेटली ये टेस्ट नहीं देगा। तो यहां से हम इन संकुल यौगिकों की परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जो ठोस तथा विलयन यानी कि जलीय विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं, तथा संकुलों की भांति व्यवहार करते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। जलीय विलयन में भी इन यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है तथा ये अपने अवयवी आयनों में पृथक नहीं होते। यहाँ पर हमने इन संकुल यौगिकों की परिभाषा लिखी है। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक, देखिएगा ऐसे यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन की स्टेट में भी, जब इनको पानी में घोल दिया गया तब भी, तथा संकुलों की भांति व्यवहार करते हैं। अभी संकुलों की भांति व्यवहार करने का क्या मतलब है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस कंपाउंड में मैंने SO4 बाहर की ओर लिखा है, तो ये SO4 तो यहाँ से टूटकर अलग हो सकता है, सल्फेट आयन तो हमें मिल जाएंगे जलीय विलयन में, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई स्पीसी है CuNH3 का होल 4, ये पूरा अब एक यूनिट यानी एक इकाई की भांति व्यवहार करेगा, एक संकुल की भांति व्यवहार करेगा, एक कॉम्प्लेक्स की भांति व्यवहार करेगा। इसीलिए हम इन यौगिकों को संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये पोटेशियम मैंने बाहर की ओर लिखा है इस ब्रैकेट से, तो पोटेशियम आयन तो हमें अलग से मिल जाएंगे विलयन के अंदर घोलने पर, ये तो अलग हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है FeCN का होल 6, ये पूरा अब एक यूनिट है, एक कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों आयन अलग अलग नहीं होंगे, Fe और Cn अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स की भांति व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको हम संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो आगे मैंने वही लिखा, जलीय विलयन में भी इन यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है तथा ये अपने अवयवी आयनों में पृथक नहीं होते। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका एक और नाम जो है वो उपसहसंयोजक यौगिक क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। मैं दोनों एग्जाम्पल एक बार वापस से लिखता हूँ, देखिएगा ये मैंने लिखा CuNH3 का होल 4 और SO4, या फिर मैंने लिखा K4FeCN का होल 6, या फिर मैं एक एग्जाम्पल और बना देता हूँ और मैंने कुछ ऐसा लिख दिया FeH2O का होल 6 और Cl3। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं संकुल यौगिकों के एग्जाम्पल, और तीनों ही में आप देख सकते हैं
कि ब्रैकेट के अंदर देखिएगा एक बार, जो ब्रैकेट हमने बनाया है उस ब्रैकेट में आपको एक धातु नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी धातु है, कॉपर। इस ब्रैकेट में जब हम देखते हैं तो कौन सी धातु है, Fe यानी आयरन, और इस ब्रैकेट में भी कौन सी धातु है, Fe आयरन, ठीक है। चलिए इस Fe की जगह में कोई दूसरी धातु कोबाल्ट कर देता हूँ, CO, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट धातु है, और इस धातु से जुड़ी हुई कुछ स्पीसीज है, ठीक है। कुछ स्पीसीज है, वो स्पीसीज जो है ऋणायन भी हो सकती है या फिर वो कोई उदासीन अणु भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इस Fe से CN जुड़ा हुआ है जो कि एक ऋणायन है, जबकि यहाँ पर इस Cu से क्या जुड़ा, NH3 जो कि एक उदासीन अणु है। इस U से क्या जुड़ा, H2O, ये भी उदासीन अणु है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बेसिकली हम गौर करेंगे तो इन संकुल यौगिकों में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, ठीक है। कौन सा होगा ये आप पहचान करना सीख चुके हैं। इस वाले में ये केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है, इसमें आयरन है और इसमें कोबाल्ट है, ठीक है। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल बना देता हूं, मैंने लिख दिया PtCl4, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो आपको पता है प्लेटिनम जो है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। तथा इससे कुछ ऋणायन अथवा उदासीन अणु जुड़े होते हैं, ठीक है। ऋणायन अथवा उदासीन अणु जुड़े होते हैं, ये भी आप समझ पा रहे हैं। इस कॉपर से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ही देखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉपर से क्या जुड़ा हुआ, 4 NH3 के अणु जुड़े हुए हैं। इस Fe से क्या जुड़ा हुआ, 6 CN जुड़े हुए हैं। इस कोबाल्ट से क्या जुड़ा, 6 H2O जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे कुछ ऋणायन अथवा उदासीन अणु जुड़े होते हैं, ठीक है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, ठीक है। These negative ions or neutral molecules donate their electron pair to central metal atom, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, अर्थात, और आपको पता है कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए A नाम की स्पीसी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस B को देता है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं। किसकी तरफ, एक्सेप्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड को हम उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अर्थात इन यौगिकों में धातु परमाणु एक मिनट, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, इन्हें लिगेंड कहते हैं। इन्हें एक लाइन और लिख लीजिएगा, इन्हें लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इन्हें लिगेंड कहते हैं। ये जितने भी मेटल एटम से जुड़ी हुई स्पीसीज है, जैसे कॉपर से 4 NH3 जुड़ा हुआ है, Fe से 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं और इस कोबाल्ट से 6 H2O जुड़े हुए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ये लिगेंड क्या करते हैं, इस मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ लिख दी है, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। अर्थात इन यौगिकों में धातु परमाणु तथा लिगेंडों के मध्य उपसहसंयोजक बंध, क्या चीज, उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। अतः इन यौगिकों को उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक मेटल एटम है, इसमें
और इस मेटल से क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, तो ये क्या करेंगे, अपनी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो इस मेटल को ट्रांसफर कर देंगे, मेटल को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मेटल और लिगेंड के बीच में उपसंयोजक बंध है यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जिसमें डोनर का काम तो कर रहा है, डोनर यानी कि दाता, दाता का काम तो कर रहा है कौन, लिगेंड, और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर यानी कि ग्राही, ग्राही का काम कर रहा है कौन, ये मेटल। तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसीलिए इन यौगिकों को उपसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब और देखते हैं। देखिएगा, अब हम बात करेंगे इन उपसंयोजक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन करते हैं इनका। तो देखिएगा, ये जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। नंबर 1 सरल धनायन, सरल धनायन व संकुल ऋणायन, सरल धनायन व संकुल ऋणायन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल बनाया था, ये वाला K4FeCN का होल 6। तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ वो हमें अलग से मिल सकता है, वो आयन जो होगा वो जलीय विलयन में अलग हो जाएगा, लेकिन जितना भी ब्रैकेट के अंदर लिखा गया वो एक यूनिट है, एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके ये जो दोनों आयन होंगे ये अलग अलग नहीं होंगे। ठीक, तो जो भी ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ, इसको हम सरल कहेंगे। क्या कहेंगे, सरल। और अगर ये धनायन है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम धनायन होता है आपको पता है, तो ये क्या बन जाएगा, सरल धनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सरल धनायन। ठीक है, अब देखिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पहली कैटेगरी रखी है सरल धनायन और सरल धनायन और संकुल ऋणायन, संकुल ऋणायन। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल बनाया K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो इसमें आपको पता है जो बाहर है वो सरल है, पोटेशियम सरल धनायन हो गया, और ये वाला जो होगा वो ऋणायन होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं इस पोटेशियम को हटा दूं तो इस आयन पर जो चार्ज रहेगा वो होगा -2। कितना, -2। ठीक है, सॉरी, इसको मैं रहने देता हूं एक बार। तो ये सरल धनायन और ये संकुल ऋणायन है। दूसरा देखिएगा, कैटेगरी लेते हैं हम, इसको बदल देते हैं, इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, अन्य 3CO, और ये मैंने कर दिया CN का होल 6। ठीक है, ये भी एक ही बात है। दूसरी कैटेगरी हो अन्य, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल धनायन और ये हो जाएगा संकुल ऋणायन। अब ये संकुल ऋणायन कैसे है, इसके बारे में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी हो जाएगी संकुल धनायन और सरल ऋणायन। ठीक है, संकुल धनायन यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। ठीक है, अब देखिएगा, संकुल धनायन है, जो हमारा धनायन है वो संकुल है, यानी ब्रैकेट वाला जो आयन होगा वो धनायन, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो बाहर वाला आयन होगा वो सरल ऋणायन होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं एक बार, ये मैंने बनाया था CuNH3 का होल 4 और SO4, या मैं एक एग्जांपल ये बना देता हूँ COH2 का होल 6 और ये मैंने बना दिया Br3। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए। ये जो ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट वाला, ये
संकुल है और ये वाला कैसा है, सरल है, जो बाहर लिखा वो सरल है। ठीक है, तो ये तो होगा, इस पर प्लस का चार्ज मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये संकुल धनायन हो गया और ये वाला सरल ऋणायन हो गया। SO4 आप जानते हैं ऋणायन होता है, बाहर लिखा है इसलिए सरल है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये वाला क्या हो जाएगा, संकुल धनायन हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है, जो बाहर लिखा है वो सरल होता है, ब्रोमाइड आयन, ऋणायन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई संकुल धनायन और सरल ऋणायन की। अब तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे, तीसरी कैटेगरी देखिएगा, तीसरी कैटेगरी है संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, यानी कि अब की बार क्या होगा, जो दोनों ही चीज़ें हैं हमारी वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स होगी। कैसी होगी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स होगी। जैसे मैं ये एग्जांपल बना देता हूँ, FeH2O का होल 6 और ये मैंने बना दिया COCN का होल 6, या फिर मैं ये बना देता हूँ PtNS3 का होल 4 और PtCl4। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है ये पहली बात तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ इसलिए संकुल होगा, ये भी ब्रैकेट के अंदर है इसलिए ये भी संकुल है, कॉम्प्लेक्स है। अब ये वाला जो आयन होगा ये कैसा होगा, ये संकुल धनायन होगा और ये वाला कैसा होगा, संकुल ऋणायन होगा। इस पर प्लस का चार्ज मिलेगा, इस पर माइनस का चार्ज मिलेगा। कैसे होगा, कितना आएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार ये वाला, ये भी संकुल धनायन होगा और ये संकुल ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, चौथी कैटेगरी जो है हमारी वो है उदासीन यौगिक। अब उदासीन का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज स्पीसीज नहीं मिलेगी, यानी जो भी हमारे पास स्पीसीज रहेगी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो धनायन होगा ना ही ऋणायन होगा। तो चौथी कैटेगरी है उदासीन यौगिक। क्या चीज़, उदासीन यौगिक। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड्स, न्यूट्रल कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड्स। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये मैंने बनाया NiCO का होल 4। ठीक है, या ये मैंने बनाया FeCO का होल 5। ठीक है, तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं इन पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ना तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा ना ही इस पर माइनस का चार्ज आएगा, ये पूरी तरह न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारी हो गई चौथी कैटेगरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे इसमें जो ये आपने पढ़ा है लिगेंड क्या होता है, या फिर जैसे मैंने बताया कि किसी स्पीसी पर कितना चार्ज आएगा, तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।